हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डेली के रोज 8 जून के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है और हम बारी बारी से प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जिसके अंतर्गत यूपीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जो प्रांतीय सर्विसेज हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, जो समय समय पे परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो आपके सामने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने जब आते हैं तो आपको लगता है कि और चीज़ों की तैयारी तो आप, जैसे अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की बात करें, तो उसके लिए आप किसी गाइड से या किसी जैसे रिफ्रेशर बुक से आप उसको एक बार में कवर कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात करंट अफेयर की आती है तो इसकी तैयारी के लिए आपको एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। आप जब तक कंटिन्यू नहीं रहोगे तब तक आप करंट अफेयर्स समझ नहीं पाओगे और चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और हम चर्चा करेंगे बारी बारी से सभी प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब भी सेशन की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम एक कोट ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं, जिसे आप सुविचार के नाम से जानते हैं। कि तो ये सुविचार लाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि आप किसी भी काम को करने से पहले अगर आप अपने मोराल को बूस्टअप रखोगे, आप अपना मोराल अप रखोगे, तो आप उस काम को और अच्छे से पूरी तन्मयता के साथ कर सकते हो। तो इसी उद्देश्य से आपको एक मोटिवेशन फैक्टर देने के लिए मैंने ये श्रृंखला शुरू किया है, जिसमें हम कोट ऑफ द डे को चर्चा करते हैं, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो कोटेशन है वो आपके सामने है। जो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ रहा है वही इतिहास रचते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कहते भी हैं कि सक्सेस फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा बहुत पहले से, जब आप स्कूल के दिनों से पढ़ाई करते हैं तब से आपने सुना होगा कि फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आपको सफलता अर्जित करनी है, हासिल करनी है, तो अगर दो चार जगहों पे आप अगर फेल्योर होते हो या क्रमबद्ध रूप से भी आप अगर 3 बार 4 बार 5 बार फेल्योर होते हो, तो उससे आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि यही ये आपकी परीक्षा की घड़ी होती है कि अगर आप हार मान के बैठ जाते हो तो फिर आप सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे। तो जो ये सक्सेस है और फेल्योर है, ये हमारे जीवन के पहलू हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, इससे निराश नहीं होना है। चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन आप उन सबको पार करते हुए एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करोगे, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। तो फ्रेंड्स, आपको असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि इससे आपको सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो लोग अपनी असफलताओं से सीख लेके आगे बढ़ते हैं वही इस विश्व में, वही इस दुनिया में एक इतिहास रचते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये अभी हाल ही की बात है। आप सभी ने जैसे कि देखा होगा कि अखबारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर कि सभी जो भी गणमान्य लोग हैं, क्योंकि आम जनता तो न्यूज़पेपर और वैसे न्यूज़ चैनल्स पे आते नहीं, तो जो भी लोग हैं, जो एक वीआईपी कल्चर के लोग हैं, वो पेड़ के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं कि आज हमने ये वृक्षारोपण किया। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, और ये एक दिवस से रिलेटेड, जैसे कि डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एक खास विषय पे केंद्रित होते हैं, एक खास दिन पे केंद्रित होते हैं कि उस दिन के प्रति लोगों के मन में
एक जागरूकता पैदा की जाए। हम यहाँ पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही सही नहीं होगा, अगर हम पेड़ पौधे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि हम तरह तरह की व्याधियों से, बीमारियों से और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके चपेट में आएंगे और ये सृष्टि का विनाश का कारण बनेगा एक दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्न है वो है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 9 अगस्त। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून। 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और पर्यावरण के प्रति जो मानव समाज का, जो मानव जाति है, उसकी जो उत्तरदायित्व है, उसके जो कर्तव्य है पर्यावरण के प्रति, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमें प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है। हम रोज़ की जो दैनिक जीवन जीते हैं, अगर हम देखें तो ये जो शुद्ध हवा की बात करते हैं, हम खाद्यान्नों की बात करते हैं, हम जल, स्वच्छ जल की बात करते हैं, तो ये सब हमें प्रकृति से मिलता है और ये सब चीज़ें फ्री में मिलता है हमें। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के उसका संरक्षण करने की बात क्यों न सोचें, उसके प्रति हम जागरूक क्यों न हो कि हम भी उसकी रक्षा कर सकें, कि आपको ये जो चीज़ें मिल रही है ये हमेशा के लिए मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम 5 जून को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन ये जो दिवस मनाने की जो बात है, ये हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, ठीक है, कभी हम नाटकों के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। जो आज के दौर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम कंक्रीट के महल बनाते जा रहे हैं और पेड़ों को, जंगलों को काट काट के जो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित करते जा रहे हैं, तो इस परंपरा में हमें पर्यावरण की पूरी तरह से अनदेखी करने से बचने की ज़रूरत है। हम पर्यावरण को, इस बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आज हमारा देश एक वैश्विक महामारी से के चपेट में है। हम उससे हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है, जान और माल की क्षति हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई है, लोग आए दिन अपने अपने परिजनों को खो रहे हैं, काफ़ी संख्या में इसने लोगों को चपेट में ले रखा है और हमारी जो जीवनचर्या है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक आपदा है जो अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्राकृतिक मूल्यों का अगर आप आदर नहीं करोगे, प्रकृति के प्रति अपनी जागरूकता स्पष्ट नहीं करोगे, तो एक न एक दिन प्रकृति भी एक थ्रोबैक के रूप में आपसे बदला लेगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें पर्यावरण को, अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए 5 जून को सिर्फ पर्यावरण दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपने हर स्तर पे हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें नित्य, जैसे कि आप अपने जीवन में किसी चीज़ को नित्य रूप से करते हो, उसी तरह से पर्यावरण के प्रति भी हमें नित्य रूप से एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सुनते होंगे फ्रेंड्स, हमें ये कहते हुए कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। अगर एक वृक्ष आप लगाते हो तो वो 100 पुत्रों के समान होता है और वृक्ष जो है वो निस्वार्थ रूप से आपको छाया भी प्रदान करता है, आपको फल भी देता है, ठीक है, और भी आपको शुद्ध वायु देता है। लेकिन हम जो मानव जाति हैं वो वृक्षों के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपने जो दायित्व हैं उसे भूल जाते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में, आधुनिकीकरण के इस दौर में हम पेड़ पौधे के प्रति अपनी जो जागरूकता है उसे दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं। तो उसे याद रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस तरह के प्रश्न आपको वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST
एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं या अदर बैकवर्ड कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो कोचिंग योजना है ये शिक्षा से संबंधित होगा, उनकी तैयारी से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस तरह की जो पहल की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। तो ये राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, या फिर SC है, ST है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो उनके लिए इस तरह की योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से प्रति वर्ष कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। यहाँ पे तैयारी की बात अगर हम करें तो ये तैयारी जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनके क्रम में इस तरह की तैयारी की जाती है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें हम, या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी संचालित सेवाएं हैं उनकी तैयारी के लिए इस वर्ग को जो EWS कैटेगरी में आएंगे या SC/ST या OBC कैटेगरी के हैं तो उन्हें मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों की ओर जो स्टूडेंट रुख करते हैं आज के दौर में, हम अगर दिल्ली की बात करें या फिर कोटा की बात करें, बच्चे तैयारी करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी भारी भरकम रूप में उन्हें एक बजट की ज़रूरत होती है। तो एक गरीब परिवार का बच्चा जो EWS कैटेगरी में आता है या फिर SC/ST OBC कैटेगरी में आता है तो वो इस तरह की महंगी कोचिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो उनके उत्थान के लिए इस तरह की एक योजना लाई गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक दिवस से संबंधित प्रश्न एक बार और हमारे समक्ष आया है। तो हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब भी हम किसी दिवस की बात करते हैं, एक विशेष दिवस की मनाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे हमारी मंशा यही होती है कि उस विषय के प्रति हम एक संरक्षण की भावना विकसित करें, हमारे अंदर एक जागरूकता की भावना हो, एक जिम्मेदारी की भावना हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। तो ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है 7 जून, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च और चौथा ऑप्शन है 15 मई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 7 जून। हम 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि अगर इस खाद्य जनित जो रोग होते हैं, ठीक है, अगर आपको खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है अगर वो कमतर होती है या फिर दूषित खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें, तो इससे जो खाद्य जनित बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण कर सके, उसका पता लगा सके और उसके रोकथाम के उपाय कर सके। जिससे इसका क्या अर्थ है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो इस साल वो एक सुरक्षित भोजन मुहैया कराने के लिए और पर्याप्त मात्रा में पोषण को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के जो योजनाएं हैं और ये जो दिवस मनाने की हम बात कर रहे हैं उसे सफल की जा सके। ठीक है, कि आम लोगों को एक सुरक्षित खाद्य पदार्थ मुहैया कराया जा सके और खाद्य पदार्थों से जनित जो बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके समय रहते। तो फ्रेंड, जो इस साल जो हम 2021 की बात कर रहे हैं, जब 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो इस वर्ष इसका जो विषय था, इसका जो थीम था वो था सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। मतलब आपका आने वाला कल अगर स्वस्थ हो उसके लिए आज आपको सुरक्षित भोजन करना होगा।
सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना होगा। तो ये है इस वर्ष का थीम, जिसे विषय कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में आप देखोगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे न पूछकर उसे थोड़ा सा टर्मिनेट करके, थोड़ा सा उनको मैनिपुलेट करके पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, थोड़ा जटिल करके। तो कभी न कभी ये डे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा और आपको इसका विषय पूछ दिया जाएगा, इसका थीम पूछ दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका जो इस साल का 2021 के खाद्य सुरक्षा दिवस का जो थीम है वो है सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सुरक्षित भोजन खाने की जो और इसे उत्पादन करने की जो क्षमता है, जो आदत है, उसको डेवलप करने को फोकस करता है। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है। और अगर हम बात करें कि इस दिन को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो फ्रेंड्स ये दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र एक सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न देशों में जो भी योजनाएं चलती हैं, या गरीबी है, भुखमरी की समस्या है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। और जो भी देश हैं जो अगर उनके पास सीमित संसाधन है, उनके पास संसाधन की कमी है, तो इसे मुहैया कराने की ये सिफारिश करता है और इस दिशा में काम करता है। तो इसी की एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप FAO के नाम से जानते हो। तो इन दोनों के सहयोग से 2018 में इस दिन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्नलिखित में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये डिफेंस सेक्टर से आ रहा है, एक डिफेंस सेगमेंट का ये प्रश्न है। और इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने वाले वह कौन सा जहाज था जिसे 40 वर्ष की सेवा के बाद उसे रिटायर कर दिया गया, उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है INS खंडेरी, दूसरा ऑप्शन है INS संध्यांक, तीसरा ऑप्शन है INS कलवरी, चौथा ऑप्शन है INS अरिहंत। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है INS संध्यांक। तो हाल ही में INS संध्यांक को जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता है, इस जहाज के माध्यम से नौसेना हाइड्रोग्राफिक के क्षेत्र में काम कर रही थी। पिछले 40 वर्षों से उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से मतलब है जैसे कि हाइड्रो, जैसे हम जल की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक टर्म यूज किया जा रहा है। जल के सेंस में हाइड्रो की बात की जा रही है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या सर्वे। तो हम समुद्र के नीचे जब हम एक सर्वे करते हैं समुद्री जल के नीचे, तो इस तरह के जो जहाज होते हैं उसके माध्यम से समुद्र के नीचे जो उसके तल में हाइड्रोग्राफिक एक ग्राफिकल रूप से उसका सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पे गैस की संभावना या तेल के कुएं हैं स्थित, उनको पता लगाया जाता है। समुद्र की पेटियों की अध्ययन की जाती है कि कहीं पे कोई खनिज संसाधन तो नहीं है, तो इसलिए उसका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसी श्रेणी का एक जहाज था INS संध्यांक, जिसे हाल ही में 40 वर्ष की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जहाज की परिकल्पना तत्कालिक चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। और अगर हम बात करें तो नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि GRSE जो गार्डन रिच शिप बिल्डिंग जो संस्थान है, जो इंजीनियरिंग है, गार्डन रिच शिप, ये आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा। फिर हम बात करते हैं गोवा शिपयार्ड की, तो ये जो जगह है गोवा में, कोलकाता में, यहाँ पे इस तरह के पोत बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि INS संध्यांक को हाल ही में जो एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान
कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न हमेशा राज्य सिविल सर्विस में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है केरल। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जब भी आप कभी एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी मिशन की। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन इस तरह की योजना वही स्टेट लॉन्च करेगा जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखते हैं तो आपको केरल, पंजाब, झारखंड और दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो वो केरल की है। तो आप इस तरह से गेस करके भी, एक स्मार्ट गेस करके आप आंसर पता लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि केरल राज्य सरकार की जो पहल है जो ज्ञान कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए और इसके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड वो है स्किल को डेवलप करना और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड की स्थापना करना। और इस फंड की अगर हम बजट की बात करें तो इसे 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए फिक्स किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आज हम इस महामारी के दौर में और इससे निजात पाने के लिए तरह तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय वैक्सीन है, जो भारत का जो वैक्सीन का वर्जन है, जिसे हम बात करें तो भारत बायोटेक ने डेवलप किया है कोवैक्सीन को। तो वह कौन सा देश है जो आयात करने के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दिया है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना काल में जो हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तो कोवैक्सीन है जो अपने देश में निर्मित है, जो आप भारत बायोटेक ने बनाया है, ये भारतीय वैक्सीन है जो यहाँ डेवलप किया गया है। अगर दूसरे वैक्सीन की बात करें तो वो कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो इंग्लैंड ब्रिटेन की कंपनी है उसने डेवलप किया है और वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, SII के माध्यम से यहाँ पे उसका उत्पादन हो रहा है। तो एक कोवैक्सीन हो गया, एक कोविशील्ड हो गया और तीसरा है स्पुतनिक 5। तो स्पुतनिक 5 जो है वो रसिया का वैक्सीन है, वो हमने रूस से आयात किया है उस वैक्सीन को। तो 3 तरह के वैक्सीन आज हमारे देश में उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की, जो भारतीय वैक्सीन है और इसके आयात को मंजूरी किस देश ने प्रदान की है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ब्राज़ील और चौथा ईरान। तो आपका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ब्राज़ील। ब्राज़ील ने हाल ही में कोवैक्सीन के आयात के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि इस कोवैक्सीन का जो निर्माण किया गया वो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, उसके द्वारा किया गया। और इस वैक्सीन के आयात के लिए ब्राज़ील ने भारत से कोवैक्सीन के 4 मिलियन डोज का आयात करने का हाल ही में फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, अभी हमने चर्चा किया था पर्यावरण दिवस के बारे में जो 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है E200 पायलट प्रोजेक्ट, दूसरा है E100 पायलट प्रोजेक्ट, तीसरा है E300 पायलट प्रोजेक्ट और चौथा है E400 पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें जो सही आंसर है, जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो उसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, ये जो E100 पायलट प्रोजेक्ट है ये 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का जो उद्देश्य है वो इथेनॉल का उत्पादन और उसके वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि हम
जैसे कि कार्बन के जो ईंधन होते हैं या फिर पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी जो प्रदूषण में भी इनका वायु प्रदूषण में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है कि हमारे आजकल आप देखो तो पेट्रोल डीजल का खपत होता है जितना, तो उससे पर्यावरण पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी में एक इथेनॉल की बात हम करते हैं, जो गन्ने से और भी चीज़ों को मिला के इथेनॉल बनाई जाती है, तो उसको यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, जो पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सस्ता भी होगा और इससे पर्यावरण को कम क्षति पहुँचेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने का इसमें एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे इथेनॉल की उत्पादन की बात की जा रही है और उसके वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने की बात की जा रही है, जिस पायलट प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये एथलेटिक्स से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स सेगमेंट से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये एक महिला धावक की बात की जा रही है जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दूरी मात्र 29 मिनट और 6.82 सेकेंड में पूरी की और एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है लॉरा मुइरो, दूसरा ऑप्शन है हाना क्लेन, तीसरा ऑप्शन है नादिर विसेर और चौथा ऑप्शन है सिफान हसन। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है सिफान हसन और ये नीदरलैंड से जुड़ी हुई एथलीट है, जिन्होंने एक महिला एथलीट है नीदरलैंड की, जिन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा किया है और इस तरह से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपके वनडे एग्जाम्स या फिर PCS एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और अगर इससे पहले हम बात करें तो सिफोन से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। अल्माज अयाना जो एथलीट है इथोपिया की, उन्होंने 10 किलोमीटर की जो दूरी थी वो 29 मिनट 17.45 सेकेंड में पूरी की थी। लेकिन जब हम बात सिफान हसन की कर रहे हैं, जो नीदरलैंड की धाविका है, एथलीट है, तो उन्होंने ये दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा किया, अर्थात उनसे कम समय लिया और एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। सिफान हसन का एक महिला धाविका है, एथलीट है और इन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस देश से संबंधित है, तो आप बताओगे ये नीदरलैंड से संबंधित है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की जा रही है कि वह कौन सा राज्य है जो देश को स्वास्थ्य बीमा जो प्रत्येक परिवार को मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो आपको मैं बता दूं, ये इसमें जो सही आंसर है वो है राजस्थान। तो ये राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण और एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और उसने अपने स्टेट के प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा योजना देने की बात की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो देश में इस तरह का योजना लाने वाला ये पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसके योजना के बारे में बात करें तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएगी और लोग जो अब अगर गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, इसका लाभ प्रत्येक परिवार को मिलेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से जो विपन्न है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो निर्धन कैटेगरी के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसका वो खर्च जो वहन कर पाने में असमर्थ है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो राजस्थान इस तरह से प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एक यूनिक प्रश्न बनते हैं जो प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से क्या आप समझते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो नेचर है, जो बायोस्फीयर है, पारिस्थितिकी है, वहाँ पे एक प्राकृतिक रूप से एक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक ही रीजन में एक रीजन होता है जहाँ पे सभी जीव जंतु, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो एक समग्र रूप से पाए जाते हैं और वो एक अपना इकोलॉजी सिस्टम डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ये किस राज्य सरकार की एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है, जो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा महेंद्रगिरी के नाम से। तो दोस्तों, अगर आपने अध्ययन किया होगा, जीके का अध्ययन किया होगा, तो महेंद्रगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है, तो उसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो दोस्तों, जब हम महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो ये उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला जो है उस क्षेत्र में राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है महेंद्रगिरी नाम का, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1501 मीटर ऊंची है और महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महेंद्रगिरी जो है इस राज्य में दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो दोस्तों, आप सबको जैसे पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है वो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। सिमलीपाल के बाद अब महेंद्रगिरी ये दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न इकोलॉजी इन्वायरमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिससे अभी जो ट्रेंड हुआ है, अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की बात करें, उससे संबंधित परीक्षाओं की बात करें, या फिर पीसीएस की परीक्षाओं की बात करें, या फिर वनडे एग्जाम्स की बात करें, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन से इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आज जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसे आपने बखूबी समझा होगा और आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यही एक प्रयास होता है कि आप जो 10 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर, इसमें मुश्किल से आधे घंटे का वक्त आपको रोज़ निकालना है और इस वीडियो को देखना है। रोज़ का वीडियो हमारा बनता है डेली के डोज नाम से, टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को उसमें शामिल किया जाता है। तो ये आप चर्चा के दौरान ही समझ जाओगे और याद कर लोगे, इसे आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमारे वीडियो को हमेशा रोज डेली के डोज के नाम से जो प्रसारित होता है उसे आप देखते रहें और आप अपने जानने वाले लोगों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा जो एक परिवार है एग्जाम वॉरियर्स का, ये काफ़ी एक विस्तृत दायरे में फैल सके और बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें जुड़ सके और सभी इससे लाभान्वित हो सके और अपने ज्ञान का आदान प्रदान हम इस मंच पर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम
टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसका जो PDF होगा वो हम इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, फिर कल हाजिर होऊंगा मैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।